सबसे पहले शायद सेल्स टैक्स था, उसके पहले बाद वैट आया और वैट के बाद अब जीएसटी आया। क्या फ़र्क है इन तीनों टैक्सेशन की पॉलिसीज़ में? अब ये पानी है इस बोतल में, और इस पानी को अगर जब आप ओपन कर दें, इस पर कोई टैक्स नहीं है। बोतल में पैक कर दीजिए, ढक्कन लगा दीजिए, तो इस पर 18% जीएसटी है। ये संदेश मेरा सरकार को स्पेशल है कि किसी को फ्री में कुछ ना दे, उनको रोजगार दें। आपको मैं एक सिंगल टैक्स लेता हूँ, चाहे 20% टैक्स ले लीजिए आप हमसे, मैं तो कहता हूँ आप फ्लैट कर दीजिए हर चीज़ पे 20% टैक्स। व्यापारी वर्ग ही है जो एक रीढ़ की हड्डी है हर देश की। किसी भी कंट्री में आप जाइए, व्यापार नहीं होता है तो वो कंट्री जीरो होती है। बिल्कुल सर। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द कोलेटिव पॉडकास्ट। फॉर अ चेंज हम पहली बार ये एपिसोड हिंदी में करेंगे। हमारे गेस्ट हैं मिस्टर महेंद्र अग्रवाल। मिस्टर महेंद्र अग्रवाल चेयरमैन हैं जीएसटी मार्केट स्पॉट कमेटी के। इनको नेहरू प्लेस का फाउंडर भी कहा जाता है। जब मैंने ये पहली बार सुना था तो आई वाज लाइक कि नेहरू प्लेस जैसे मार्केट का कोई फाउंडर कैसे हो सकता है। ही इज़ वन ऑफ द प्राइमरी फर्स्ट पीपल हु स्टार्टेड बिजनेस इन नेहरू प्लेस। तो आज हम उनसे बात करेंगे। हम इनसे बात करेंगे जीएसटी के बारे में, बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में, एज एट लार्ज बिजनेसमैन की क्या दिक्कतें हैं नई जीएसटी पॉलिसी को लेकर के, क्योंकि ये बिजनेसमैन और सरकार के बीच में एक ब्रिज का भी काम करते हैं, बिकॉज ही इज़ अ मेंबर ऑफ दैट कमेटी। तो ये मार्केट की क्या चैलेंजेस हैं उसको सरकार तक पहुँचाते, सरकार की पॉलिसीज जो इम्प्लीमेंट होनी है उनको मार्केट में इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं। तो लेट्स वेलकम मिस्टर महेंद्र अग्रवाल। महेंद्र सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा, आपको नेहरू प्लेस मार्केट का एक तरीके से फाउंडर कहा जाता है, तो मैं सबसे पहले मेरे दिमाग में जब मैंने ये पढ़ा तो मेरे दिमाग में सबसे पहले यही आया, एक पब्लिक मार्केट का आप फाउंडर किस तरीके से, तो मतलब किस तरीके से नेहरू प्लेस की शुरुआत हुई, किस तरीके से आज जो हम नेहरू प्लेस को देखते हैं, पूरे दिल्ली एनसीआर में किसी को भी कंप्यूटर से जुड़ा कुछ भी वो वहीं जाता है, तो इस इतने बड़े मार्केट की कैसे शुरुआत हुई और आप किस तरीके से उसके फाउंडर या क्या रोल आपका रहा इसमें? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल पर आपने हमारे को बुलाया और इतना आपने इज्जत और मान सम्मान जो दिया, पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा और धन्यवाद भी कहना चाहूँगा इस बात को लेके कि आज आपने पूरी दुनिया के सामने आपके चैनल के माध्यम से हमारे को आपसे बात करने का मौका मिला। मैं शुरुआत करना चाहता हूँ 69 से। नेहरू प्लेस का नाम सबसे पहले कालकाजी डिस्ट्रिक्ट सेंटर नाम था इसका। अच्छा। 72 के अंदर इसका फिर दोबारा से इनॉग्रेशन हुआ। प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया दोबारा से। उस टाइम नाम रखा गया प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू प्लेस के नाम से। अच्छा। और उनका सपना था कि ये पूरे एशिया के अंदर नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर एकमात्र एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ सब कुछ मिलता हो। तो उस टाइम पे उन्होंने 72 में इसका इनॉग्रेशन किया और नेहरू जी के नाम पर शुरुआत की गई, जिसमें सबसे पहले वहाँ पारस थिएटर है एक, उसकी शुरुआत हुई, और एक है पहाड़पुर बिजनेस सेंटर जो कि गिनीज बुक में भी उसका नाम है गिरिनरी में। अच्छा। और आज ये कहा जाए पूरे एशिया के अंदर 90 एकड़ में फैली हुई जगह, जहाँ लगभग 15 से 20 हज़ार ऑफिस है और 1.5 लाख हम और हमारा स्टाफ वहाँ पर काम करता है, और 3-3.5 लाख पर्सन डेली नेहरू प्लेस में आज की डेट में विजिट करते हैं। 2 मेट्रो स्टेशन हैं वहाँ पर। एक नेहरू प्लेस के नाम से जाना जाता है, दूसरा नेहरू एनक्लेव के नाम से जाना जाता है। 2 मेट्रो आती हैं और ये सेंटर में पड़ता है दिल्ली के में। कोई कहीं से भी आ सकता है, एयरपोर्ट से आने में कोई तकलीफ नहीं होती, सीधी मेट्रो एयरपोर्ट से कनेक्टेड है। ये आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना है या पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना है
वो सब आपको सुविधाएं यहाँ से मिलती हैं। सर मतलब जो ये काम हुआ जो आप बता रहे हैं, जो रिनोवेशन, ये किसकी तरफ से, गवर्नमेंट के, सरकार की तरफ से हुआ या फिर एसोसिएशन ने कुछ पहल उठाई, किसकी तरफ से हुआ? देखिए, पहल तो एसोसिएशन को ही करनी पड़ती है। अगर जो मैं जिस घर में रहता हूँ मैं ही तो बताऊंगा मेरे को किस किस चीज़ की क्या तकलीफ आती है। हम सरकार के पास जाते हैं, सरकार ने हमारी बातें सुनी और हमारी मीटिंगें होती रही उनके साथ। मीटिंग होने के बाद 2014 के बाद इसके अंदर तेजी आई और 2019 के अंदर इन्होंने फाइनली जो है 180 करोड़ रुपया नेहरू प्लेस के नाम से इन्होंने आवंटित किया, जो कि डीडीए ने प्राइवेट ठेकेदारों के द्वारा ये काम करवाया आपने। जिसमें कि आज वहाँ कोई भी आता है उसको कहीं पर भी कुछ न ऐसा लगेगा कि वाकई में एक साफ़ सुथरी जगह में आ गए हैं। और हजारों गाड़ियों की पार्किंग है आज हमारे पास। उस चीज़ की तो देखिए समस्या पार्किंगों की है, लेकिन इतने देखिए 1.5 लाख हम और हमारा स्टाफ है, तो गाड़ी तो मैं समझता हूँ आधे % तो लेके आते होंगे। सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो नहीं यूज करते होंगे ना। ठीक है, मैं काफ़ी टाइम से नेहरू प्लेस नहीं गया, मेरे को लग रहा है जाना पड़ेगा जल्दी। जी जी जी, अब काफ़ी टाइम से काम नहीं पड़ा वहाँ पे कुछ। सर आप जीएसटी के बारे में भी जानकारी रखते हैं, आप एक कमेटी के चेयरमैन हैं जो कि सरकार और मार्केट के बीच के अंदर जीएसटी की किस तरीके से पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट करनी है और सरकार तक हमारी बात पहुँचाती है कि क्या क्या दिक्कतें डीलर्स को आ रही हैं। तो मैं ज़रा ये जानना चाहूँगा जीएसटी के बारे में कि थोड़ा सा शुरुआत से करते हैं, क्योंकि एक लेमैन के तरीके से सबसे पहले शायद सेल्स टैक्स था, उसके पहले बाद वैट आया और वैट के बाद अब जीएसटी आया। क्या फ़र्क है इन तीनों टैक्सेशन की पॉलिसीज़ में, और पहले से और अब में क्या फ़र्क आया है मतलब बेसिकली, और क्यों हमको ये लाने की ज़रूरत पड़ी? देखिए, पहले इतना ज़्यादा व्यापार तो नहीं था हम लोगों का। अब उस टाइम पे सेल टैक्स होता था, सेल टैक्स बहुत ज़्यादा होता था, 12% सेल टैक्स होता था, 12.5%, और 280% एक्साइज ड्यूटी होती थी, और बहुत सारे डिपार्टमेंट होते थे, बहुत सारे टैक्स और होते थे उस टाइम पे भी। लगभग मैं तो समझता हूँ, मेरे को जहाँ तक याद है 50+ ही टैक्स होते होंगे, डिफरेंट। कोई किसान टैक्स होता था, कोई शिक्षा टैक्स होता था, कोई इन्वायरमेंट टैक्स होता था, इस तरीके से बहुत सारे टैक्स होते थे। अच्छा। फिर हमारी बीजेपी की सरकार आई, जिसके मदन लाल खुराना जी जो है 93 में चीफ मिनिस्टर बने। उस टाइम पे भी हमारा टैक्स को लेके काफ़ी हमने कोशिश की, लेकिन इत्तेफाक की बात थी कि उन्होंने आधे सफ़र में, मतलब लगभग 2.5 साल के बाद उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा। और उसके बाद साहब सिंह वर्मा जी चीफ मिनिस्टर बने। उन्होंने, उनके साथ हमारी एसोसिएशन की मीटिंग हुई और उन्होंने सारा का तुरंत के तुरंत बैट के अंदर कन्वर्ट किया, क्योंकि कोई होगा ला होता होगा उसके भी, भाई देखिए गवर्नमेंट की भी अपनी मजबूरियाँ होती हैं किसी टैक्स को कम ज़्यादा करने के लिए। तो उन्होंने उस टाइम पे उसको 6% किया, 6 से फिर वापस उन्होंने 2% पे किया, क्योंकि 6 भी ज़्यादा रहा हमारे लिए। फिर उन्होंने 2% बैट किया। 2% से इतना पैसा आया सरकार के पास, इतना पैसा आया, सब व्यापारियों ने दिल खोल के टैक्स दिया। और उनके 98 के अंदर सरकार चेंज हो गई, शीला दीक्षित की सरकार आ गई, उन्होंने वापस आके टैक्स को फिर बढ़ा दिया। वो कहते हैं भाई नहीं ये तो गलत है। उसके बाद बैट के अंदर चलते चलते 2018 में जीएसटी के लिए पहले मीटिंगें तो पहले ही हो रही थी हमारी, लेकिन उन्होंने 2018 में जीएसटी लागू कर दिया। जीएसटी पहले अदर कंट्रियों में था, लेकिन किसी भी कंट्री के अंदर 7% से ज़्यादा नहीं है। एक हिंदुस्तान एक ऐसा है जहां 18% जीएसटी लगाया गया। सब व्यापारियों ने बड़ा विरोध किया इस चीज़ को। इन्होंने हमेशा हमारे को यही बताया कि भाई कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है, आपको सब स्मूथली हो जाएगा। तो सर आपके हिसाब से, मतलब जैसे आप एक पर्टिकुलर आप कंप्यूटर बिजनेस में हैं, तो आपके हिसाब से सरकार को और क्या करना है? बिकॉज कंप्यूटर तो अब ज़रूरत की चीज़ हो गई है। अब तो मतलब अब फ़ोन और कंप्यूटर तो ऐसा हो गया, कोई अब लग्जरी नहीं रही है, नहीं है। अब तो वो ज़रूरत है बिल्कुल।
तो सरकार और क्या कर सकती है जिससे कि इस बिज़नेस को और फ़ायदा मिले? कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हमारे यहाँ लग सकें, और काफ़ी चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट ना करके जैसे प्रधानमंत्री जी का वो है कि मेक इन इंडिया, तो उसके अंदर और क्या सरकार वो दे सकती है जिसमें कि इस बिज़नेस को या फ़ायदा मिले, और एट लार्ज किसी भी बिज़नेस को फ़ायदा हो? देखिए, मैं पहले तो यही कहना चाहता हूँ सरकार के लिए, ये संदेश मेरा सरकार को स्पेशल है कि किसी को फ्री में कुछ ना दे, उनको रोजगार दे। और रोजगार कैसे दिया जाएगा? सबको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। ये बहुत सारा जो पेपर वर्क है ना, अगर जो आपको मान लीजिए 10,000 रुपये का लोन लेना है ना, तो आपको इतने सारे चप्पल घिस जाएंगे आपको 10,000 रुपये नहीं मिलेंगे। पेपर वर्क पे ना करें, उनको कुछ लघु उद्योग करवा जाए और सरकार उससे परचेजिंग करे। जो माल वो तैयार करेंगे, उनको बेचारों को नहीं पता उस माल कहाँ सेल होगा, सरकार स्वयं परचेज करे, उसकी मार्केटिंग सरकार करे, और वो पैसा वो देखिए कितनी जल्दी देश तरक्की करेगा। मैं अदर कंट्रियों के बारे में कहना चाहता हूँ, वहाँ का बच्चा बच्चा काम करता है। हमारे हिंदुस्तान की भले ही पॉपुलेशन हो, लेकिन खाली पेट भरने से काम नहीं चलता। पेट तो इस धरती के ऊपर जो भी जीव जंतु हैं सबका पेट भरता है, लेकिन अगर जब देश की बात आती है तो हर बच्चे को इस तरीके से तैयार होना चाहिए कि भाई मेरे को ये सब काम आता है। और मैं बड़ा खुश हूँ कि सरकार मुझसे जो मटेरियल मेरा तैयार हो रहा है वो सरकार परचेज करेगी और सरकार ही एक्सपोर्ट करे, या जो भी उद्योगपतियों को किसी को भी दे, कुछ भी करे, वापस आके उनको पूंजी मिलेगी और प्रॉफिट उनको दिया जाए। उनको फ्री का कुछ नहीं देना चाहिए। पहले तो सरकार को अपनी ये नीतियाँ चेंज करनी पड़ेंगी। अगर जो पॉलिटिकल पार्टी आती है, उस कैंडिडेट को आपको वोट देना चाहिए जो ये कहे मैं इतने लोगों को रोजगार दूंगा और इतने लोगों को उद्योग दूंगा मैं, और मैं सरकार जब आपका जो उद्योग चलेगा वो मटेरियल मैं परचेज करूंगा। मैं पर्सनल गारंटी देता हूं कि भाई सरकार को जो भी उद्योग होगा उस मटेरियल को जो रेडी होगा वो सरकार परचेज करेगी और वो सरकार एक्सपोर्ट करेगी, विदेशों में जाएगा, उससे हमारे देश का नाम होगा। और एक नौजवान अपने आप के स्वाभिमान को लेके खुश होगा कि मैंने मेहनत की थी और उस मेहनत से आज जो मैं खाना खा रहा हूँ वो मेरी मेहनत और खून पसीने की कमाई का है, न कि फ्री की दी हुई चीज़ का है। फ्री में कुछ नहीं मिलना चाहिए। जीएसटी के अंदर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, अभी जैसे नए एक कोई बिजनेसमैन है, अभी भी जैसे आपने बताया लोगों को क्लियर नहीं है कि किस पे क्या करना चाहिए, तो एक बिजनेसमैन के लिए क्या सही तरीका है कि वो क्या सीए रखना ही एक तरीका है? क्योंकि अभी तो शायद सीए भी काफ़ी चीज़ें हैं जो पूरी तरीके से नहीं जानते हैं, क्योंकि पॉलिसी में काफ़ी चेंजेस होते रहते हैं। तो क्या तरीका है कि वो गलतियाँ ना हो और वो अपना जीएसटी फाइलिंग कर सके? क्या मतलब एक नए बिजनेसमैन को आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? देखिए, टैक्स के लिए सरकार को और भी बहुत सारा टैक्स मिल सकता है, टैक्स की कमी नहीं है। पब्लिक दोनों हाथों से सरकार को सब कुछ देने को तैयार है। व्यापारी एक ऐसा है जो सिर्फ देश की भलाई चाहता है। व्यापारी वर्ग ही है जो एक रीढ़ की हड्डी है हर देश की। किसी भी कंट्री में आप जाइए, व्यापार नहीं होता है तो वो कंट्री जीरो होती है। बिल्कुल सर। व्यापारी वर्ग जो है एक इस तरीके से है, उसको खुली छूट दी जाए कि तुम ओपन हो, आपको मैं एक सिंगल टैक्स लेता हूं, चाहे 20% टैक्स ले लीजिए आप हमसे। मैं तो कहता हूं आप फ्लैट कर दीजिए हर चीज़ पे 20% टैक्स, आपको कोई पेपर वर्क नहीं, एक साइड से आप 20% टैक्स दीजिए और वो वन टाइम ले लीजिए आप। जैसे जो भी मैन्युफैक्चरिंग होता है वहीं लगा दीजिए ना, बार बार टैक्स का चक्कर खत्म। अब व्यापारी खुल के व्यापार करेगा और सरकार को रिवेन्यू भी मिलता रहेगा। मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा 1000 गुना ज़्यादा टैक्स मिलेगा अगर जो वन टाइम अगर जो टैक्स लगा दें। अब यहाँ से मेरे को वहाँ आगे दिया, फिर टैक्स लगा, ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, एक उसको कितनी बार मल्टीप्लाई आप वो करेंगे, कितनी बार टैक्स लगाएंगे, जो कि उसके लिए एक व्यापारी अपने आप को ऐसा ठगा हुआ सा महसूस करता है कि यार मैं अपने लिए क्या काम कर रहा हूँ, उसके लिए तो कुछ भी नहीं मिला। वो पूरे दिन बेचारा इसी में लगा रहता है कि यार 10 की चीज़ को मैं 11 की कैसे सेल करूं। अब 11 की सेल करता हूं तो जो ऊपर जो पैसे हैं उस पर फिर टैक्स भी देना है, फिर स्टाफ की सैलरी भी देनी है, ऑफिस का खर्चा भी देना है, लास्ट में जाके उसके बीवी बच्चों के लिए कुछ नहीं बचता है। एक देशभक्ति भावना है तो व्यापारी वर्ग के अंदर है जो कूट कूट के भरी हुई है,
वो किसी को दिखा नहीं सकता, अपना रोना किसी का रो नहीं सकता है, अपने आंसू किसी को दिखा नहीं सकता है, उसे व्यापारी कहते हैं। तो मतलब जीएसटी की फाइलिंग के अंदर आपको लगता है कि थोड़ी और सरलता की ज़रूरत है, थोड़ी सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत है, ताकि और जो नोटिस बता रहे हो HSN कोड आपने बताया कि जी। ये क्या होता है सर HSN कोड? ये HSN कोड इन्हों का एक एक्साइज के अंदर होता था, ये सब वही एक्साइज का पैटर्न इन्होंने इसमें लगा दिया, लागू कर दिया। अभी तक हम लोगों के भी समझ में नहीं है HSN कोड क्या होता है, अच्छा। है ना। ये प्रोडक्ट वाइज है, इन्होंने कुछ कैटेगरियाँ बना रखी हैं कि इसके अंदर ये आइटम आएगी, इसमें ये आइटम आएगी, ऐसे करके इन्होंने HSN कोड और बना उसके दिया। हिसाब से फिर उनके टैक्स के स्लैब्स होंगे, इसके ऊपर 12% लग रहा है, इसके ऊपर 15% लग रहा है। ऐसा भी है, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे भी हैं जिनमें HSN कोड के द्वारा टैक्स का भी माइनस प्लस होता है। अच्छा, तो मतलब वहाँ वो चीज़ें सिंप्लीफाई करनी सरकार के लिए ज़रूरी है, ताकि व्यापारी टैक्स की चीज़ों में ना फंस के अपने मेन व्यापार पर ध्यान दे सके। अब देखिए कोई चीज़ है, अब ये पानी है इस बोतल में, और इस पानी को अगर जो आप ओपन कर दें, इस पर कोई टैक्स नहीं है। बोतल में पैक कर दीजिए, ढक्कन लगा दीजिए, तो इस पर 18% GST है। अच्छा। जैसे गेहूं वगैरह है, हाँ जी। आप उसको ओपन ट्रॉली में लेके आइए, कोई टैक्स नहीं लगेगा। आप उसे बोरी में डाल दीजिए तो उसके ऊपर आप पे टैक्स लग जाएगा। मतलब आप कहना चाह रहे हो अनब्रांडेड चीज़ के ऊपर टैक्स नहीं है? हाँ। और मतलब कोई भी ब्रांड वाली चीज़ है तो उसके ऊपर टैक्स है? नहीं, कोई भी पैकिंग हो जाएगी ना किसी भी चीज़ की, तो उस पर टैक्स लगेगा आपका। लेकिन ज़्यादातर चीज़ें तो पैकिंग के साथ ही बिकेंगी ना, खुला तो मतलब कम ही चीज़ें बिकती हैं, तो एक तरीके से टैक्स तो फिर हर चीज़ पे ही है। या आपके हिसाब से कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसके अंदर की सरकार को टैक्स थोड़ा कम करना चाहिए या फिर रेगुलेट करना चाहिए? जैसे एक आपने बताया कि सिंप्लीफाई करना चाहिए प्रोसेस, और थोड़ा सा टैक्स, क्योंकि जीएसटी के लिए बड़ी क्रिटिसिज्म भी होती है सरकार की कि आपने इस चीज़ के ऊपर टैक्स इतना लगा दिया, इसके ऊपर नहीं लगाया, इस पर और लगाना चाहिए, इस पर कम करना चाहिए। जैसे दवाइयों के लिए बड़ा कहा जाता है कि दवाइयों पर टैक्स कम होना चाहिए, स्पेशली लाइफ सेविंग ड्रग्स के ऊपर। तो कौन कौन सी चीज़ें एज अ बिजनेसमैन या फिर आप समझते हैं कि इस पर टैक्स कम होना चाहिए? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा, वन टाइम टैक्स होना चाहिए, यानी एक बार टैक्स लगा दीजिए, उसके बाद कोई टैक्स होना ही नहीं चाहिए। बार बार क्यों लें हम टैक्स? लेकिन उसका तो रिटर्न भी मिल जाता है ना सर, लेकिन जीएसटी का वो भी तो रिटर्न भी तो मिलता है। देखिए, रिटर्न कहाँ मिला उसमें, तो जो जिसने यूज किया, लास्ट में जो एंड यूजर होता है ना, जो यूज करता है उस चीज़ को, ले देखिए 1 रुपये की चीज़ उसे तो 20 रुपये में मिली ना। और अगर जो वही पहले हो जाता, उसका प्राइस ही 20 रुपये कर दिया जाता, तो ज़्यादा बेटर नहीं था भाई? वो ये तो नहीं कहेगा ना मेरे को 1 रुपये की चीज़ 20 रुपये मिली, या बीच में जितने पर्सन आते गए उन सब का मार्जिन भी तो उसमें जुड़ेगा ना। जैसे दुबई वगैरह हैं, वहाँ कोई टैक्स नहीं है किसी प्रकार का भी, वहाँ आप ओपन बिजनेस कर सकते हैं। सर वहाँ पे उनके पास तेल है ना हमारे पास तेल नहीं है। देखिए, हमारे पास बहुत कुछ है, हमारे पास तेल भी है, ज़रूरी नहीं होता है आप इतनी सारी गाड़ियाँ ना निकालें। आप जो डेली जो है 10,000 20,000 गाड़ियाँ जो सड़क पे आती हैं, इतनी सारी गाड़ियाँ नहीं आनी चाहिए। आपको जो लग्जरी आइटमें हैं, आपको टैक्स लगाना तो उन पे लगा दीजिए, जिससे आम आदमी तो फ्री रहेगा ना कम से कम। भाई आज हमारे सरकारी आंकड़े ये कहते हैं ना, 82% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, क्योंकि आप फ्री में राशन दे रहे हैं। फ्री में राशन किनको दे रहे हैं? जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। 7% वो पर्सन है जो जॉब करते हैं, बचे कितने? 7%। अब 7% में कोई सारे के सारे तो लग्जरी वाले नहीं है ना, लग्जरी वाले सिर्फ 2% है या 1% होंगे। तो आप उन लग्जरी आइटमों पर डाल दीजिए टैक्स। सर लग्जरी आइटम्स पे तो मेरे ख्याल से टैक्स ज़्यादा लगता ही है। कोई भी चीज़ आप इंपोर्ट करते हो, जैसे गाड़ियाँ हैं या फिर कोई भी चीज़ आप बाहर से लगते हो, उसके ऊपर तो अच्छा खासा टैक्स लगता ही है। जैसे कोई भी बाहर से गाड़ी अगर इंपोर्ट करके आ रही है, यहाँ पे मैन्युफैक्चर नहीं हो रही है, तो सरकार उस पर तो टैक्स लगाती ही है। देखिए, वो तो कोई इंपोर्ट करते ही ना, कोई एक दो गाड़ी आ गई, उससे कुछ नहीं होता है। नहीं, जो जैसे मैन्युफैक्चरर भी है, मैंने एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, मैन्युफैक्चरर भी है, गोल्ड पे कितना टैक्स? 3% है। 3% है। हाँ। अच्छा, इस पे आपके हिसाब से बढ़ना चाहिए। और खाने के ऊपर जो 5% है, लेकिन उसको पैक कर दोगे तो फिर उस पर 22% है। अच्छा। अगर जो आप नॉर्मल, अगर जो आप जाते हैं किसी रेस्टोरेंट वगैरह में, वहाँ 5% है। फिर उसके ऊपर जो सर्विस टैक्स डाल दिया जाता है। अब लिक्विड है, जैसे
उसके ऊपर 32% टैक्स है। ऐसे तो 32%। 32% है। तो सर आपको क्या लगता है कि सरकार तक जब ये बातें पहुंचती होंगी, आपकी मीटिंग्स होती रहती हैं, आप एज बिजनेसमैन एज मार्केट आप सरकार तक अपनी बात पहुंचाते हैं, तो सरकार की क्या मजबूरी है कि सरकार ये नहीं कर रही है? इसमें क्या सरकार का क्या फ़ायदा है या क्या मजबूरी है कि वो इसको सिंप्लीफाई नहीं कर पा रही हैं, या फिर जैसा आप कह रहे हैं एक बार टैक्स लगा तो वो नहीं कर रही हैं? देखिए, बहुत सारी पॉलिसियाँ जो है ना बंद रूम में बनाई जाती हैं। वो आम व्यापारियों से तो नहीं पूछते ना वो लोग। जबकि कोई भी पॉलिसी को लागू करने से पहले सब व्यापारियों के साथ डिस्कशन करें, बंद कमरे के अंदर कोई भी चीज़ व्यापारियों के ऊपर ना थोपें, और कोई भी कानून बनाने से पहले आम पब्लिक की राय जरूर ली जाए, और पब्लिक के बीच में जाके उनको आप मीडिया के द्वारा ही, भले ही मीडिया के द्वारा ही जाएं उनके पास, और रूबरू होके सबसे आम पब्लिक से पूछा जाए क्या आप इसके लिए तैयार हैं। पब्लिक कहेगी हाँ जी हम तैयार हैं, या इसमें हम ये चेंजिंग चाहते हैं, आप वो बात उन तक रख सकते हैं। या व्यापारियों के साथ जब मीटिंग करें तो व्यापारियों की जैसे अब हमारी ऑल दिल्ली कंप्यूटर ट्रेडर एसोसिएशन है, सबसे बड़ी एसोसिएशन है यहाँ दिल्ली की, आईटी की, सबसे ज़्यादा मेंबर है हमारी एसोसिएशन के अंदर। अब हमारे को तो इनवाइट करते हैं ये, लेकिन हम चाहते हैं कि हर मार्केट के अंदर, पूरी जगह, ऑल ओवर इंडिया के अंदर सभी एसोसिएशन है, आप सबको इनवाइट कीजिए ना और उनसे राय लीजिए। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जीएसटी को सिंप्लीफाई करा जाए, एक टाइम का टैक्स लगाया जाए और बिजनेस करने को और इंसेंटिवाइज किया जाए, ताकि व्यापारी और बिजनेस करे, वो डरे नहीं कि यार ये करूंगा तो और टैक्स देना पड़ेगा या फिर किसी पेचीदगियों में फंसूंगा। हाँ, तो मतलब ये सारी डिमांड तो वैसे भी सरकार के पास पहुंचती है, लेकिन तब भी सरकार के ऊपर यही आरोप लगते रहते हैं कि सरकार तो बिजनेसमैन के साथ ज़्यादा है, कॉमन लोगों के साथ नहीं है। और मेरे ख्याल से ये चीज़ हमेशा ही चलती रहेगी सर, कोई भी सरकार आए ये आरोप हर सरकार पर लगते ही रहेंगे। आपने काफ़ी हद तक समझाया कि किस तरीके से ये एसएन कोड का जो है HSN कोड जो है, ये काफ़ी लोग, मुझे नहीं पता था, काफ़ी लोगों को अभी भी नहीं पता होगा, तो ये चीज़ें लोगों को हेल्प करेंगी। आगे कोई नया बिजनेसमैन होगा उसको पता रहेगा कि यार ये चीज़ का मुझे ध्यान रखना है, तो आपकी ये नॉलेज जो है व्यूवर्स के बहुत काम आएगी। थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपना समय यहाँ देने के लिए, हमने समय निकाला, हम लोग को ये नॉलेज दी। आई एम श्योर कि कोई लोगों को इस अपने बिजनेस के अंदर लोग जो है इसे यूज़ कर पाएंगे। जी, मैं धन्यवाद आपके पूरी टीम का करना चाहूँगा, जो आप सबने अपने स्टूडियो में मेरे को बुलाया और लोगों तक ये बात पहुंचाने का आपने मौका दिया। एक व्यापारी की आवाज़ आपके चैनल के माध्यम से आम जनता तक पहुंचे और सरकार तक पहुंचे, ताकि वो इस पर इम्प्लीमेंट कर सके। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सब वाकई में एक बधाई के पात्र हैं, जो आपने एक व्यापारियों की आवाज़ उठाई और आपके चैनल के द्वारा हुई, तो बड़ी खुशी की बात है। धन्यवाद। थैंक यू जी। तो ये था हमारा पहला हिंदी का पॉडकास्ट। हम कोशिश करेंगे कि आगे हम और भी हिंदी के पॉडकास्ट करें, ताकि हम और ज़्यादा व्यूअर्स तक पहुंच सकें। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है, जिस तरीके के गेस्ट हमारे पास आ रहे हैं, जिस तरीके की हम बातें यहाँ पे कर रहे हैं, अगर आपको उससे कुछ भी नॉलेज मिल रही है, तो प्लीज़ लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।